Medicine Made Simple. Powered by Glen Eagles Hospitals. सो ये मेटल पार्ट्स जो होते हैं ये कंपैटिबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो वो बीप करने लगते हैं मेटल। सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमें पूछा जाता है और यस ये मेटल पार्ट्स है तो वो बीप तो करेंगे ही, सिक्योरिटी चेक्स में वो दिखाया ही जाएगा। सर ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल में कौन सा ऑर्थो रोबो है हमारे? यस सो ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल में हमारे पास मेको रोबो है जो कि स्ट्राइकर कंपनी का है। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वेयर हेल्थ मीट्स कॉन्वर्सेशन। मैं हूँ डॉक्टर निदा खान और आज हम बात करेंगे रोबोटिक नी सर्जरीज के बारे में। और इसी के लिए हमने आज इनवाइट किया है बहुत ही प्रोफाउंड ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अनूप खत्री सर को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये नी सर्जरीज कौन से पॉपुलेशन में पाई जाती है और ये नी सर्जरीज किस लिए होती है, किस लिए एडवाइस करते हैं? आज का हमारा टॉपिक है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज यूजुअली तब होती है जब हमारे घुटना पूरी तरह से घिस गया होगा या फिर हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जाती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज यूजुअली ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। तो ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस होता ही है उम्र के साथ। यूजुअली 55-60 ईयर्स के बाद में ही ये ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है और उन्हीं के लिए ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी वात का प्रॉब्लम जो काफ़ी लोगों को बराबर। जो उम्र के साथ जो घुटना घिसना है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं या फिर सादा वात होता है। और उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एक होता है आम वात जिसे बोलते हैं या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, तो जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स ही या फिर ऑटोइम्यूनिटी होती है, तो जो हमारे सेल्स ही हमारे जॉइंट्स को डैमेज करते हैं। तो फिर उसमें भी अगर डैमेज ज़्यादा हो गया होगा तो फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की ज़रूरत लग सकती है। उसी के साथ में घुटना खराब होने के लिए सिर्फ उम्र या आमवात की ज़रूरत नहीं है। कई बार अगर हमें कोई घुटने में चोट लगी हो जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं, तो चोट लगने से भी अगर घुटना खराब हो गया रहेगा तो फिर उसमें भी नी रिप्लेसमेंट लग सकता है। तो नी रिप्लेसमेंट के कौन से टाइप्स होते हैं? नी रिप्लेसमेंट में क्या है, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा एक घुटने के बारे में, थोड़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तो अच्छा होता है। तो नी रिप्लेसमेंट, नी जो फॉर्म होता है तो उसमें जो बोन्स है उसको कवरिंग करने के लिए जो स्मूथ स्ट्रक्चर रहता है उसे कार्टिलेज बोलते हैं। तो वो स्मूथनेस अगर उसका चला जाए, मतलब कि वो अगर फ्रिक्शन के कारण या फिर उम्र के साथ घिस जाए तो फिर घुटना खराब होता है। उसी के साथ में दोनों हड्डी बोन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे मेनिस्कस बोलते हैं या फिर गादी बोलते हैं, तो वो भी खराब हुआ रहता है। तो हम घुटने को अगर अंदर का साइड, बाहर का साइड, ऐसा दो या फिर मीडियल और लैटरल अगर हम समझेंगे, और वैसे ही जो नी कैप रहता है या फिर पटेला जिसे बोलते हैं उसके पीछे का साइड, ऐसे 3 पार्ट्स में नी को डिवाइड करते हैं। तो तीनों में से कौन सा कंपार्टमेंट ज़्यादा खराब है उस हिसाब से नी रिप्लेसमेंट होता है। तो जिनका सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट खराब हो गया है, जैसे कि अंदर की बाजू सिर्फ खराब हो गई है, तो उनको सिर्फ पार्शल नी रिप्लेसमेंट से भी काम चल सकता है। तो पार्शल में क्या होता है कि सिर्फ एक ही साइड का रिप्लेसमेंट होता है और फिर बाकी के लिगामेंट्स वैसे ही रहते हैं, इसलिए फिर सर्जरी के बाद में पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है, चलना फिरना भी आसान रहता है। उसी के साथ अगर अंदर की बाजू मतलब मीडियल और बाहर का भी अगर खराब हो गया रहेगा, मतलब कि पूरा ही अगर घुटना खराब हो गया रहेगा तो फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट लगता है। और ये टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में भी आजकल पेशेंट्स एकदम अच्छे से रिकवरी होती है, चलते फिरते हैं, सब कर सकते हैं। सर रिप्लेसमेंट यानी क्या? आप बोन का पार्ट निकाल के किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं? बराबर। नी रिप्लेसमेंट या फिर कोई भी रिप्लेसमेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो जॉइंट का सरफेस खराब हो गया है, तो वो सरफेस खराब होने के कारण वो जॉइंट में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन होने के कारण पेन होता है। तो हमको वो सरफेस को फिर से स्मूथ सरफेस से अलाइन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि जो जॉइंट सरफेस खराब हो गया है तो उधर उसको एक मेटल का पार्ट से फिट किया जाता है, और दो मेटल पार्ट्स के बीच में स्मूथ मूवमेंट के लिए एक प्लास्टिक का ग्लाइडिंग पार्ट भी आता है, जिसके ऊपर की मूवमेंट्स फ्री हो जाए और फिर पेन भी कम हो जाए। सो ये मेटल पार्ट्स जो होते हैं ये कंपैटिबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो वो बीप करने लगते हैं मेटल? सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमें पूछा जाता है और यस ये मेटल पार्ट्स है तो वो बीप तो करेंगे ही, सिक्योरिटी चेक्स में वो दिखाया ही जाएगा।
तो उसके लिए डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं सर्जरी के बाद में, जो सर्टिफिकेट आप सिक्योरिटी को या फिर एयरपोर्ट चेक इन्स को दिखा सकते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि हमारा सर्जरी हो चुका है और हमारे इधर नी में या फिर हिप में कहीं पे भी मेटल के इम्प्लांट्स है, तो फिर वो उनको पहले से ही पता रहते हैं। ओके सर, रिप्लेसमेंट करने के तरीके क्या होते हैं? सो नी रिप्लेसमेंट हम लोग अब तक जो है वो कन्वेंशनल या फिर ओपन सर्जरी से करते थे। अभी हमारे पास रोबोटिक सर्जरी जो अवेलेबल है, सो रोबोट के हेल्प से हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी यानी रोबो अभी ऑपरेट करेगा? ये एक बहुत ही बड़ा मिथ हो गया है कि रोबोटिक नाम आया मतलब रोबोट ही आके ऑपरेट करेगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ह्यूमनॉइड रोबोट्स कोई ऐसे है नहीं, और रोबोट खुद ऑपरेट नहीं कर सकता है सर्जरी में। सो आपका सर्जन ही, मतलब हम ही सर्जरी करेंगे, सिर्फ रोबोट हमें हेल्प करेगा सर्जरी करते समय। तो सर, अगर रोबो वहाँ पे सर्जरी कर रहा है तो सर्जन्स कहाँ होते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही लोगों को लगता है कि रोबोट ही सब सर्जरी करता है, तो नहीं। सर्जन भी ऑपरेशन थिएटर में ही रहते हैं, सर्जन ही असली सर्जरी करते हैं, बट रोबोट सिर्फ उनको हेल्प करता है टू अचीव व्हाट द सर्जन इज़ रियली प्लानिंग टू गेट। सो अब तक कन्वेंशनल या फिर कन्वेंशनल सर्जरी में हम लोग अभी भी जो है हमारे एक्सपीरियंस से और हमारे जजमेंट से सर्जरी करते थे, जिसमें कि चांस है कि थोड़ा सा एरर होने का। तो सर्जरी नी रिप्लेसमेंट बेसिकली क्यों होता है? नी रिप्लेसमेंट इसलिए होता है ताकि आपका पेन चला जाए। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटना जो बेंड हो चुका है या फिर पैर को बेंड है, वो पैर सीधा हो जाए और पेशेंट को सीधा चलने को आए। तो ये सब सीधा करने के लिए जो हमें अलाइनमेंट चाहिए सर्जरी के दौरान, वो अब तक हम लोग हमारे जजमेंट से ही करते थे, या फिर हमको जो प्लम लाइन या फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो मिलते हैं उस हिसाब से करते थे। तो उसमें बड़े से बड़े सर्जन से भी थोड़ा सा एरर हो सकता है, जो कि 0 to 3 डिग्रीज तक एक्सेप्टेबल है, पर कभी कभी 3 डिग्री से ज़्यादा भी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सर्जरी के बाद। तो वो ना हो, इसलिए फिर रोबो हमें हेल्प करता है। सो रोबो क्या करता है कि हमको अलाइनमेंट एग्जैक्टली हमको प्लान करने में हेल्प करता है। प्लान करके वो प्लान तक हम एंड तक पहुँचे और वही अलाइनमेंट में रहे, इसमें हमको वो रोबो हेल्प करता है। वो करने के लिए वो हमें कट्स लेने के लिए जहाँ पे हमको इम्प्लांट्स बिठाने हैं, वो एग्जैक्टली इम्प्लांट्स वहीं पे बैठे, वो उसके लिए हमको हेल्प करता है। ओके, तो जैसे आपने ये प्रिसिशन बताया, ये एक एडवांटेज हो गया ओवर अ ट्रेडिशनल मेथड इन कंपैरिजन टू रोबोटिक्स। व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ robotic knee surgeries? So robotic knee surgeries, yes, first advantage is precision, definitely। उससे अलाइनमेंट हमको प्रॉपर मिल सकता है, इम्प्लांट्स प्रॉपरली बैठ सकते हैं। इम्प्लांट्स ठीक से अगर जगह पे बैठेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली उसका लॉन्गेविटी भी बढ़ेगा। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ये लोगों का पहला क्वेश्चन रहता है कि ये कितने दिन चलेगा या फिर कितने दिन लास्ट होगा सर्जरी। तो ये लास्ट जो है वो बढ़ाने के लिए ही, मतलब लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए इम्प्लांट का रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली हेल्प करता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज हमारा जो है इंसिजन या फिर सर्जरी का जो एक्सपोजर है वो कम होता है, उससे ब्लड लॉस कम होगा, तो आपको ब्लड लगने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। उसी के साथ में मसल हैंडलिंग भी कम हो जाता है। तो अगर सॉफ्ट टिश्यू या फिर मसल हैंडलिंग कम होगा तो उसका नेक्स्ट एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको सर्जरी के बाद में दर्द भी कम रहेगा। दर्द कम रहेगा, उससे क्या होगा कि आप चलना फिरना तुरंत शुरू कर सकते हैं, पेनलेस आप जल्दी से चलना फिरना कर सकते हैं। उसके कारण क्या होगा कि आप जल्दी से घर भी जा सकते हैं, तो हॉस्पिटल स्टे भी आपका कम हो जाएगा, तो फिर आप जल्दी से घर जाके जल्दी आपका काम वगैरह जो भी है वो सब भी शुरू कर सकते हैं। सर, तो हर तरीके के नी पेन में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। नी पेन के लिए हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट्स और दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली नी रिप्लेसमेंट लगता है, पर अर्ली स्टेजेस जैसे ग्रेड 1, 2 एंड 3 रहता है, तो उसमें अलग दूसरी चीज़ें हैं। जैसे कि हम पेशेंट को हर बार बोलते हैं कि अगर वेट ज़्यादा है तो फिर वेट लॉस करिए, तो उससे भी हेल्प होगा। दूसरा है प्रॉपर फिजियोथेरेपी करके अगर आप आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो उससे ऑटोमेटिकली नी पेन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा या फिर नी पेन कम हो जाएगा। अगर इनसे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर नेक्स्ट स्टेज में हम लोग थोड़ा मेडिकेशंस ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर चाहिए तो फिर नी में कई बार हम लोग इंजेक्शंस देते हैं, जो कि नी में लुब्रिकेशन का काम करेगा या फिर स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका नी पेन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट और अवेलेबल आजकल है PRP इंजेक्शंस, जो नी में देने से थोड़ा सा आपका पेन कम हो सकता है, बट दैट इज ओनली टिल ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर ग्रेड 4 है तो फिर यस, यू विल लैंड अप विद अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सर, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में
पेशेंट कितने जल्दी चल पाता है और उनका डिस्चार्ज कितने दिनों में हो जाता है? करेक्ट। सो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद में हम समझे सुबह सर्जरी करते हैं और शाम से पेशेंट चलते फिरते हैं। ऐसे नहीं कि आपको बेड पे रहना पड़ेगा ज़्यादा दिन तक। सेम डे इवनिंग से आप चलते फिरते हैं, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। उसके बाद में पेशेंट 2 दिन में घर चले भी जाता है और वो भी चलते हुए घर जाते हैं। 2 दिन के बाद में या फिर 4-5 दिन के बाद में, वैसे ही हफ्ते भर में आप आपके काम पर भी लग सकते हैं या फिर आपका डेली एक्टिविटीज सब कर सकते हैं। तो वैसे देखेंगे तो 1 हफ्ते का अगर आप लीव लेते हैं या फिर छुट्टी लेते हैं तो उसमें आपका नी रिप्लेसमेंट का पूरा रिकवरी भी हो सकता है। That is fantastic. You come with the stick and you go pain free without the stick. So it is indeed a very good technology that has come in. So sir, कहा जाता है कि नी रिप्लेसमेंट्स के बाद लोग पैर फोल्ड करके बैठ नहीं सकते नीचे वगैरह, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। नी रिप्लेसमेंट के बाद में लोग येस डेफिनेटली नीज फोल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट सर्जरी के बाद में सेम डे या नेक्स्ट डे से ही हम फिजियोथेरेपी करके नी बेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। पेशेंट का नी बेंड अच्छे से होता है सर्जरी के बाद में। नीचे बैठने के बारे में ये मैं बोलता हूँ कि नीचे आप बैठ सकते हैं सर्जरी के बाद में, पर नहीं बैठेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे आपका नेचुरल घुटना घिसता है नीचे बैठ के जब आप उठते हैं, तब आपका बॉडी वेट से डबल वेट एक घुटने पे आता है। सो इसलिए नीचे बैठना हम लोग यूजुअली बोलते हैं, जिनको नी का प्रॉब्लम शुरू हो गया उन्होंने नीचे बैठना नहीं चाहिए। वैसे ही नी रिप्लेसमेंट के बाद में भी अगर हमको हमारे इम्प्लांट का लॉन्गेविटी बढ़ाना है या फिर ज़्यादा सालों तक उसको चलाना है तो फिर नीचे बैठना उठना बंद करना चाहिए। हाँ, कहीं पे तो आप गए हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी आपके पास जगह नहीं ऊपर बैठने को, नीचे ही बैठना पड़ रहा है, यू कैन सिट डेफिनेटली, बट रोज के इसमें नीचे बैठना उठना बंद करना चाहिए। सर, रोबोटिक्स एक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ऑफ कोर्स इट विल कम विद सम कॉस्ट टू इट, तो कितना कॉस्ट होता है कंपैरेटिव टू अ नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड? सो एवरी एडवांसमेंट या फिर टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू कम विद अ कॉस्ट डेफिनेटली। इट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो कॉस्ट एट ऑल, बट वेइंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अगर आप सोचेंगे कि एडवांटेजेस क्या है, तो रोबोटिक्स से जो एडवांटेजेस है उसके कारण वो कॉस्ट इतना मायने नहीं रखता, एंड इट इज़ नॉट दैट बिग अ कॉस्ट ऑल्सो। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ अ सर्जरी, इट इज़ वेरी लेस इंक्रीज इन द व्हाट सर्जरी वी आर डूइंग। उससे कॉस्ट में बहुत थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, बट उसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा है, जैसे कि आपको सर्जरी के बाद में दर्द कम रहेगा, आप जल्दी चलना फिरना शुरू करेंगे, ब्लड लॉस कम होगा, जल्दी घर भी अगर जा सकते हैं तो फिर जल्दी से आप अपने कामकाज भी रिज्यूम कर सकते हैं, हो सके तो ऑफिस भी जल्दी जा सकते हैं। तो ये सब अगर हम ध्यान में रखेंगे तो फिर वो जो कॉस्ट बढ़ता है रोबोटिक सर्जरी के कारण, वो ऑटोमेटिकली निल हो जाता है उसके सामने। सो इंश्योरेंस कंपनीज ये एक्सेप्ट करती है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स? यस, नाउअडेज बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। उसमें से कॉर्पोरेट जो रहते हैं इंश्योरेंसेज, वो तो डेफिनेटली देते ही है। So down the line 5 to 10 years आपको लगता है robots will take over everything? Not really in our field at least, बाकी के fields में we cannot say, but सर्जिकल फील्ड्स में तो रोबोटिक फुल टेक ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ह्यूमन टच जो रहता है वो मिस हो जाएगा। हमारे स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँगा रिप्लेसमेंट सर्जरीज में, इट इज़ नॉट ऑलवेज द मैथ्स, इट इज़ ऑल्सो द फील ड्यूरिंग द सर्जरी। सो हम जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर फॉर दैट मैटर हिप रिप्लेसमेंट्स भी करते हैं, हमको बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो वो जो बैलेंसिंग रहता है, ताकि आपका घुटना ज़्यादा चले, आप चलते फिरते समय लंगड़ाए ना, या फिर पैर एकदम से ट्विस्ट होकर आप गिरे ना, उसके लिए वो बैलेंसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बैलेंस का जो फील है वो सिर्फ एक ह्यूमन ही ले सकता है, कि कहाँ पे कितना टाइटनेस है, कितना लूज है, हमको कितना लूज करना है, वो सिर्फ एक ह्यूमन ही ले सकता है। डेफिनेटली रोबोट हेल्प्स, बट इट कैन नेवर टेक ओवर completely. Perfect, sir. So, sir, with this robotic knee replacements, can an individual go for sports activities like running, football, likewise? हम ज़्यादा करके ये चीज़ें नहीं बोलते, पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो नी रिप्लेसमेंट के बाद में या फिर हिप रिप्लेसमेंट के बाद में भी सब एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर आके हमको बताते हैं कि मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। डांस तो बहुत कॉमनली करते हैं लोग, हाइकिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स में मैं बोलूँगा बहुत इम्पैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करना चाहिए अगर हमको ज़्यादा लाइफ उसकी नी रिप्लेसमेंट की बढ़ानी है तो। सर, ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल में कौन सा ऑर्थो रोबो है हमारे पास? यस, सो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल में हमारे पास मेको रोबो है, जो कि स्ट्राइकर कंपनी का है। सो इसमें क्या होता है कि हम सर्जरी से पहले पेशेंट के एक्सरेज के साथ में सीटी स्कैन भी करते हैं, और वो सीटी स्कैन रोबो को फीड किया जाता है।
according to the CT scan, robo helps us to understand exact anatomy of the patient. मतलब patient का exactly घुटने का हमको एक पूरा डिटेल में मैपिंग वो दे देता है और उसके हिसाब से फिर साइज भी वो हमको गाइड कर सकता है प्रॉपरली, क्योंकि उसमें नी रिप्लेसमेंट में भी अलग अलग साइजेस आते हैं. सो वो साइज पेशेंट को कितना बैठेगा, कौन से साइज का फिट होगा, सो वो CT स्कैन से वो हेल्प करता है. सिर्फ वही नहीं, वो हमको इसमें भी हेल्प करता है कि पेशेंट का अलाइनमेंट कैसा है, कितना है, डिग्रीज है, और उस हिसाब से हमको क्या सर्जरी के बाद में एक्सपेक्ट करना है और हमको कितना सर्जरी के टाइम पे कहाँ पे कट करना है, उसमें वो एग्जैक्टली हेल्प करता है. सर्जरी के दौरान वो प्रिसीजन के लिए हम लोग जो प्लान बनाएंगे वो प्लान एग्जीक्यूट हो, इसके लिए वो रोबोटिक सॉ जो रहता है हम लोग हाथ सिर्फ पकड़ते हैं, बट देन वो कट करता है. सो वो कटिंग में प्रिसीजन के लिए वो 0.1 to 0.2 मिलीमीटर्स का भी प्रिसीजन देता है. सो बोन एक्स्ट्रा कट ना हो, एग्जैक्टली उतना ही कट हो और इम्प्लांट का फिटिंग अच्छे से हो या फिर फिट प्रॉपर बैठे, उसमें वो हेल्प करता है. ओके, सो इन अ ले टर्म कैन आई से दिस कि जैसे हम लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, द ऑपरेशन दैट वी डू इज फायरिंग, वी डू इट विद आवर हैंड्स, बट एक्चुअली द सोल्जर इन द video game is firing. So somewhat similar the robo does, that you are the one who's holding the robo's hands and then doing the surgery and the execution is by the robo. Can say that, yes. So for a good precision and all, definitely that helps. So ये रोबोट से और कौन सी सर्जरीज आप कर सकते हैं? सो ये रोबोट से हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी कर सकते हैं. सो उसमें भी येस डेफिनेटली वो प्रिसीजन में हेल्प करता है और उसके कारण जो हिप रिप्लेसमेंट के बाद में जो एक धोखा रहता है कि हिप डिसलोकेशन होने का, या फिर बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि एक पैर जो सर्जरी के बाद में वो पैर लंबा या छोटा हो जाता है. तो ये सब अवॉइड करने में ये रोबो हेल्प करता है हमें. दूसरा है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट. सो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी ये रोबो के हेल्प से हम कर सकते हैं. So basically all types of knee and hip replacement is what this robotics helps us with. Yes, right now this is available. Yes, right now this is available. But आगे उनका शोल्डर रिप्लेसमेंट में भी ये रोबोट पे हम लोग कर पाएंगे और यही रोबो हमें आगे जाके स्पाइन सर्जरीज में भी हेल्प कर सकता है. That is fantastic, sir. So any take home message for our viewers? So the take home message would be, there are a lot of myths going on around the knee replacement surgeries. तो ये सब मिथ्स सुन के हमको डर के नहीं बैठना है. उल्टा जिसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है और डॉक्टर ने अगर आपको एडवाइस किया है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, तो जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होता है और उसके फ़ायदे बहुत है. क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो आपके मसल्स उतने ही वीक होते हैं और मसल्स एक बार वीक हो जाएंगे तो रिकवरी को भी टाइम लगेगा. इसलिए फिर जल्दी करेंगे तो अच्छा है. उसी के साथ में रोबोटिक सर्जरी आने से अभी प्रिसीजन और ब्लड लॉस कम होने के कारण, प्लस सर्जरी के बाद में दर्द कम होने के कारण आपका रिकवरी भी जल्दी हो सकता है. Thank you everyone. Thank you sir for such an informative session with robotic knee surgeries to us. And जिसको भी knee surgeries या knee का problem है तो आप avail कर सकते हैं ये सर्विस जो ग्लेनिकल्स हॉस्पिटल में है. डॉक्टर अनूप खत्री एंड काफ़ी और भी सर्जन्स हमारे पास हैं जो robotic knee surgeries करते हैं. And thank you sir. Thank you viewers. We will be coming up next with some other topic. Till then, thank you and bye-bye. Medicine Made Simple. Powered by Glen Eagles Hospitals, where good people make you feel better.